हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में जब हम पढ़ना चाहते हैं तो कल हमने जब अशोक के बारे में पढ़ा था तो हमने उनके बारे में जीवन परिचय से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आज हम अशोक के बारे में सफिशिएंट चीज़ें पढ़ेंगे जो कि कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उनके बारे में आपको बन सके, है ना। तो देखिए, अशोक के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उनका जीवन परिचय। उसके बाद में अशोक के जीवन में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना अर्थात कलिंग पर आक्रमण और साथ ही साथ में उनका हृदय परिवर्तन वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक का धम्म, उत्तराधिकार और पतन के कारण, मतलब पतन के कारण वो है कि मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ, और उसके बाद अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारियों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब बात की जाए तो अशोक के पिता, हमने पढ़ा था कि अशोक के पिता मतलब अशोक से पहले जो शासक थे अर्थात बिंदुसार अशोक के पिता थे। माता का नाम जब देखें तो माता का नाम है शुभद्रांगी देवी या धर्मा। कहीं कहीं अशोक की माता का नाम धर्मा मिलता है और कहीं कहीं इनकी माता का नाम शुभद्रांगी देवी मिलता है। राजधानी की बात की जाए तो अशोक के द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। इनका जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ था। वहीं इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण इन्होंने 261 बीसी पर किया था। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे मुद्रा, तो अशोक के समय में जिस मुद्रा का प्रचलन था उसे कशार्पण कहा जाता था। नगर की बात की जाए तो अशोक के द्वारा किस नगर को बसाया गया, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को और साथ ही साथ में नेपाल में एक नगर को बसाया गया। पत्नी की जब बात की जाए तो अशोक की 2 पत्नियों के नाम पता चलते हैं। एक पत्नी जो है वो है देवी, वहीं जो दूसरी पत्नी का नाम सामने आता है वो है कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की प्रिय पत्नी थी। देवी के पुत्र का नाम था महेंद्र और वही कारुवाकी के पुत्र का नाम था तीवर। बात करते हैं पुत्री की, तो अशोक की एक पुत्री का नाम सामने आता है जो थी संघमित्रा और पुत्र कौन सा, महेंद्र और तीवर। फिर बात करते हैं कलिंग आक्रमण, 261 बीसी पर अशोक ने कलिंग आक्रमण किया। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी देवी या फिर धर्मा। जब राजधानी की बात की जाती है तो राजधानी इन्होंने बनाई पाटलिपुत्र को। राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र को इनके द्वारा राजधानी बनाई गई। बात करते हैं राज्याभिषेक 269 बीसी में। मुद्रा कौन सी चलती थी, तो कशार्पण। नगर कौन कौन से बसाए तो श्रीनगर इनके द्वारा बसाया गया। पत्नी 2, एक कारुवाकी और दूसरी देवी के पुत्र का नाम महेंद्र और कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर। कलिंग आक्रमण कब किया गया, 261 में इनके द्वारा कलिंग आक्रमण किया गया। पुत्री का नाम था संघमित्रा। देखिए, अब हम देखते हैं, ये तो अशोक का जीवन परिचय हो गया, लेकिन इन्होंने कलिंग आक्रमण आखिर किया क्यों, मतलब ऐसा क्या था जो सम्राट अशोक को मगध से आगे लेके जा रहा था। तो पहली बात, चाणक्य की राज्य विस्तार की नीति के कारण इन्होंने कलिंग आक्रमण किया, क्योंकि चाणक्य का यह कहना था कि राज्य विस्तार होता रहना चाहिए, मतलब किसी को, अपने शत्रु को कभी संभलने का मौका ना दो, इस प्रकार, है ना। तो राज्य विस्तार की नीति के कारण कलिंग आक्रमण हुआ। दूसरा कारण यह था क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि कलिंग उस समय हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, तो हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया गया। साथ ही साथ में हाथी प्राप्त करने के लिए और व्यापार के क्षेत्र से कलिंग जो था बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता था, तो व्यापार के कारण भी कलिंग पर आक्रमण किया गया। तीसरा रीजन हम देखते हैं कि इन कारणों के साथ साथ पर कलिंग में आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण ये भी हो जाता है कि कलिंग से क्या होता है, कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लुटेरों की अधिकता बहुत ज्यादा हो गई थी, अर्थात बहुत सारे डाकू और लुटेरे कलिंग पर आकर रुकने लगे थे और इस कारण से उसे हराना आवश्यक हो गया था। इस कारण से सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। ठीक, मतलब कलिंग पर आक्रमण के कुछ 5 कारण, पहला हाथियों के लिए, फिर दक्षिण विजय के लिए, लुटेरों से बचने के लिए या लुटेरों को सजा देने के लिए, वहीं व्यापार की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था और विकासशील क्षेत्र था, साम्राज्यवाद नीति को बढ़ाने के लिए।
कलिंग आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि अशोक का मन इतना कलिष्ठ हो जाता है, इतना बेकार हो जाता है अशोक का मन, और वो जब देखता है कि ये सारी चीजें इतना बड़ा नरसंहार जब अशोक देखता है कि उसकी जनता को कैसे काट के डाल दिया गया, कैसे गाजर मूली की तरह पूरी जनता को काट दिया गया, और स्त्री पुरुष बच्चे छोटे बड़े किसी को नहीं देखा गया और सबको मार डाला गया, तो इतने रक्तपात को देखने के बाद अशोक का मन व्यथित हो जाता है और वह अपने हथियार छोड़ देता है। तो अशोक अपने जब हथियार छोड़ देता है तो उसके बाद अशोक, हमने देखा था कि इस टाइम के बाद अशोक बहुत ही ज़्यादा व्यथित रहने लगता है, बहुत परेशान रहने लगता है, एक डिप्रेशन के टाइम पीरियड में चला जाता है। और इस स्थिति में वो निग्रंथ से मिलता है जो कि उसका ही भतीजा होता है, निग्रोध से मिलता है जो कि उसका भतीजा होता है, और उसके द्वारा उसे बुद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। परंतु उसे बुद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो उपगुप्त के द्वारा दी गई, अर्थात उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक थे और उनके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तो एक अलग सी कहानी सामने आती है जो है अशोक का धम्म। धर्म की बात नहीं कर रहे, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म अर्थात क्या था? देखिए, अशोक के धम्म की दीक्षा सबसे पहले उसने उपगुप्त के द्वारा ली। इसका विकास इसने कैसे किया? तो देखिए, अशोक ने इस धर्म का विकास करने के लिए, बौद्ध धर्म का विकास करने के लिए अपने बहुत सारे अनुयायियों को, अपने बहुत सारे पहचान वाले लोगों को अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर भेजा। जैसे कि इसमें अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा और श्रीलंका के सिंघली वंश को प्रेरित किया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाया, और आज वास्तव में श्रीलंका में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका है। इसके साथ साथ में अशोक ने अपने शिलालेख जो कि उसने भारत में बनवाए, साथ ही साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की तक अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, और इन सारे शिलालेख में बौद्ध धर्म का वर्णन जरूर मिलता है। बात करते हैं परिभाषा की। तो अशोक के धम्म की क्या परिभाषा थी? देखिए, अशोक के धम्म की एक सिंपल सी परिभाषा रही, जैसे कि हम चुनाव जब होते हैं तो चुनाव के पहले जो आचार संहिता आती है, वैसे ही एक ऐसी आचार संहिता जो कि नागरिकों के लिए एक सरल, सुखद और अच्छे जीवन को निर्माण कर सके, वैसी आचार संहिता अशोक का धम्म कहलाती है। इसका मतलब सीधा सीधा है, यह किसी धर्म से संबंधित नहीं था, यह केवल अशोक के कर्तव्य से संबंधित था। मतलब अशोक का जो पितातुल्य व्यवहार था अपनी जनता के प्रति, अपने समाज के प्रति, उस चीज को यह दिखाता है। बात करते हैं त्रिरत्न की। तो देखिए, अशोक के धम्म में त्रिरत्नों की बात हुई है। जैसे कि बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, वैसे ही इन तीनों रत्नों को अशोक के धम्म में भी माना गया। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा धर्म महामात्य की नियुक्ति की गई। जैसे कि एक राजा का महामात्य होता था या अमात्य होता था, वैसे ही एक धर्म महामात्य की नियुक्ति की गई जो कि धर्म की बातें लोगों को बता सके और देख सके कि सारी चीजें सही चल रही हैं, नहीं चल रही, या किसी को कोई दिक्कत हो तो वो वहां जाके उनसे बात कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं। और जिजित्ति सिद्धांत का वर्णन मिलता है जो कि आत्मोत्कर्ष का सिद्धांत है। मतलब आत्मोत्कर्ष का मतलब क्या होता है? मतलब सीधी सी बात है, आत्मा में उत्कर्ष, अर्थात खुद में जब इंसान प्रसन्न हो उसे कहा जाता है आत्मोत्कर्ष। तो इस चीज की जानकारी हमें अशोक के धम्म से मिलती है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अब देखते हैं हम अशोक के धम्म के बारे में, हमने सारी चीजें कवर कर ली। फिर बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। देखिए, क्योंकि इस समय तक अशोक इतना बड़ा शासक और इतना महान शासक, मतलब सोचिए आप, भारत के इस पूरे क्षेत्रफल में अशोक फैला हुआ था और अशोक का पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, और इस क्षेत्रफल में किसी की नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठा के बात भी कर सके। इतना बड़ा साम्राज्य अशोक का, संपूर्ण साम्राज्य में अशोक ने शासन किया। चोल, पांडे और ऐसे 2-3 राजवंशों को छोड़कर बाकी सारे संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर अशोक का एक छत्र शासन रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय में अशोक के आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो उतने कुशल नहीं रहे और उनके द्वारा इस मौर्य वंश की समाप्ति कर दी गई, इस मौर्य वंश को बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि अशोक, इसके मौर्य वंश के बहुत ज्यादा पतन के कारण भी हमें सामने नजर आते हैं। अगर हम मौर्य वंश के पतन के कारणों की बात की जाए, देखिए मौर्य वंश के पतन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो अशोक के द्वारा जो हथियार त्याग दिए गए अशोक के द्वारा। अशोक ने शांति की नीति का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ में मौर्य वंश के लोगों के द्वारा, मौर्य वंश के शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा माना जाता था। तो बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देने के कारण भी इस धर्म का विनाश सामने आता है।
और इसके साथ साथ में इस धर्म मतलब इस वंश में आने वाले जो दूसरे शासक थे वो इतने कुशल नहीं रहे, जिसके कारण भी इस वंश की समाप्ति हुई। देखिए अब इसके बाद इस वंश में कौन कौन से शासक बाद में आते हैं अशोक के बाद। देखिए अशोक के बाद आते हैं उत्तराधिकार के युद्ध। उत्तराधिकार किसका रहा, तो कुणाल शासक बनते हैं, फिर दशरथ, फिर संपत्ति और बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है और इसके बाद इस वंश की समाप्ति हो जाती है। यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई, दिमाग में आ गया सारी चीजें। देखिए अब हम एक तरफ से शुरू करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए अशोक के पिता बिंदुसार, माता का नाम शुभद्रांगी या फिर धर्मा। इसके साथ साथ में इनकी पत्नी, दो पत्नियों के नाम मिलते हैं, देवी और कारुवाकी। देवी के पुत्र का नाम महेंद्र, कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर, पुत्री का नाम संघमित्रा। कौन से धर्म को अपनाया, तो पहले अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में उनके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई उपगुप्त के द्वारा। इसके बाद देखते हैं इनके यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती थी, तो कशार्पण यहाँ पे एक मुद्रा चलती थी। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। 261 बीसी पर कलिंग आक्रमण किया। 269 बीसी पर अशोक का राज्याभिषेक किया गया। 269 बीसी पर इसके 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया। फिर अशोक ने अपना धम्म चलाया। अशोक के धम्म में मुख्य रूप से प्रजा के नैतिक उत्थान की बात कही गई थी। इसके बाद हमने देखा इन्होंने दीक्षा उपगुप्त के द्वारा ली, उपगुप्त से इनको दीक्षा प्राप्त हुई। मौर्य वंश के समय में आहत सिक्कों की जानकारी मिलती है, अर्थात मौर्य वंश के समय आहत सिक्के प्रचलन में थे। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से शासक आए, तो कुणाल, दशरथ, संपत्ति, बृहदत्त। हमें अंतिम शासक याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। ठीक, यहां तक की बातें सारी हमने अशोक से रिलेटेड खत्म कर ली। एक टॉपिक बच जाता है जो है अशोक के शिलालेख। तो देखिए अशोक ने बहुत सारे शिलालेख अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर उत्कीर्ण करा है। और शिलालेख का मतलब क्या होता है, देखिए अभिलेख या शिलालेख का मतलब यह होता है कि किसी चीज पर किसी चीज को लिखना। इसका मतलब यह है जैसे शिलालेख, शिला मतलब हो गया पत्थर और पत्थर में लेख, अर्थात पत्थरों को खोदकर उन पे लिखने वाले, उन पर उत्कीर्ण करने वाले लेखों को शिलालेख कहा जाता था। वही स्तंभ लेख का मतलब है जो खंभों पर लिखे जाते थे, उन्हें कहा जाता था स्तंभ लेख। ठीक, तो इस प्रकार से अशोक के कुछ शिलालेख, कुछ स्तंभ लेख और साथ ही साथ में कुछ गुहालेख या गुहालेख में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को हम बाद में कवर करेंगे। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी वो पढ़ लेते हैं। तो कुल 14, अशोक के कुल 14 वृहद अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ में ये जो 14 अभिलेख या 14 शिलालेख है ये कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन किस तरह का था। अर्थात देखिए मौर्य वंश समाप्त हो गया, अशोक के बाद अंतिम शासक हम बृहदत्त को लेंगे और बीच में बहुत सारे शासक आए परंतु वो सारे अयोग्य थे तो उनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासन की जब बात करते हैं तो मौर्यकालीन प्रशासन में हमें बहुत सारे अधिकारियों की पता चलती, जैसे कि महामात्य पहला हो गया, विश्वपति हो गया, इसके साथ साथ में एक रज्जुक नाम का अधिकारी हुआ करता था, एक वाकपति हुआ करता था। ऐसे प्रकार के बहुत सारे जो अलग अलग अधिकारियों की जानकारी मिलती है। इस समय कैसा कर था, कैसी चीजें चलती थी, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात की जाती है कि मौर्यकालीन प्रशासन किस तरह का रहा था। तो प्रशासन किस प्रकार का था, तो जब प्रशासन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि राजा को प्रमुख रखा जाता था क्योंकि चाणक्य के अनुसार राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता था। अर्थात राजा जो है वह प्रभु तुल्य है और जनता जो है उनके पुत्र तुल्य है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को माना जाता था। इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये इस प्रकार से हमें बहुत सारे छोटे छोटे एरोज दिखाई देते हैं जो कि सबसे नीचे जनता तक आते हैं, मतलब कुलपति तक आते हैं। और सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है राजा। प्रशासन की इकाइयों की बात की जाए तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि कौन कौन से अधिकारी रहे। तो देखिए जैसे महामात्य रहा, महामात्य, दूसरा रहा विश्वपति, विश्वपति,
कुलपति, कुलपति, रज्जुक, रज्जुक नामक एक अधिकारी के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे समाहर्ता, समाहर्ता और एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई। देखिए जो महामात्य है ये राजा का प्रमुख हुआ करता था। एक और आता है प्रांतपति, प्रांतपति। देखिए प्रांत का प्रमुख प्रांतपति कहलाता था। विषयापति की जब बात की जाए, विषयापति है ये, विषयपति की बात की जाए तो विषय अर्थात जिले होते थे उस समय में, तो जिलों का जो प्रमुख होता था वो विषयापति कहलाता था। कुलपति अर्थात जो घर का प्रमुख होता था वो कुलपति कहलाता था। रज्जुक वह अधिकारी होता था जो कि भूमि का सर्वेक्षण करता था, उसे रज्जुक कहा जाता था। समाहर्ता की बात की जाए तो समाहर्ता वह अधिकारी होता था जो कि टैक्स लेता था, मतलब टैक्स का एकत्रीकरण करने वाला जो अधिकारी है वो समाहर्ता कहलाता था। इसके साथ साथ में हम देखते हैं एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई जो अधिकारी है ये मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी था। तो प्रशासन की जब बात की जाए तो मौर्यकालीन प्रशासन के समय में हम देखते हैं कि इतने सारे अलग अलग अधिकारियों के बारे में पता चलता है। जो प्रांतपति है ये प्रांत के प्रमुख हैं। महामात्य की बात की जाए तो राजा का प्रमुख है। विषयापति विषय के प्रमुख अर्थात जिलों के प्रमुख हैं। कुलपति कुल के प्रमुख। रज्जुक की जब बात की जाए तो रज्जुक क्या है, तो रज्जुक भूमि का सर्वेक्षण करते थे, भूमि सर्वेक्षण। समाहर्ता कौन है, समाहर्ता टैक्स लेने वाले अधिकारी को। और एग्रोनोमाई कौन है, तो एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को। अर्थात एग्रोनोमाई का मतलब है जैसे कि वर्तमान में अभी ठेकेदार टाइप का कुछ होता है ना, वैसा टाइप का समझ सकते हैं हम एग्रोनोमाई। और जो टैक्स लेने वाला समाहर्ता है इसकी तुलना IAS से की जा सकती है वर्तमान के। ठीक, तो यहाँ तक की बातें समझ में है कि मौर्यकालीन प्रशासन में किस प्रकार की चीजें सामने आती थी। ये इतने प्रकार के अलग अलग अधिकारियों के नाम मौर्यकालीन प्रशासन में सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी जानकारी किस चीज से मिली है, मतलब मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिली है। तो देखिए मुख्य रूप से 2 जगह से इनकी जानकारी मिली है। जो पहली जगह है, मतलब पहली जो किताब है जिससे इसकी जानकारी मिलती है वो है इंडिका, इंडिका। दूसरी जो है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब है और इंडिका मेगास्थनीज की किताब है। और इन दोनों किताबों से हमें इस काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है कि इस काल में क्या क्या चीजें नहीं थी। ठीक, फिर बात करते हैं इस काल में कर की, अर्थात टैक्स की। टैक्स, इसका मतलब ये है कि इस समय में टैक्स कैसे लिया जाता था। देखिए इस समय में भूमि में कुल उपज होने वाले अन्न का 1/4 भाग को टैक्स के रूप में लिया जाता था। ये टैक्स बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते थे और इनके अलग अलग नाम भी हुआ करते थे। जैसे कि हम जब नाम देखते हैं तो पहला जो टैक्स है वो कहलाता था भाग। भाग का मतलब है कि भूमि की कुल उपज का 1/6 भाग जो राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था वो कहलाता था भाग। दूसरा था बलि। बलि, जब बलि की बात की जाए तो बलि यह एक धार्मिक कर था जो कि धार्मिक चीजों पर लगता था, मतलब जैसे कि धार्मिक यात्रा हो गई या धार्मिक किसी कर्म कांड में इस प्रकार का लगता था। दूसरे की बात करते हैं हम सेतु बंध, और एक है सेतु बंध। सेतु बंध कर जो है वह सिंचाई पर लगता था और एक परिभाषा आती है अद्वैत मात्र भूमि। इसका मतलब ये होता था कि जिस भूमि में वर्षा ना हुई हो उस भूमि को ऐसा कहा जाता था। तो अब बात कर लेते हैं मौर्यकालीन प्रशासन में। हमने देखा प्रशासन के कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, फिर हमने पढ़ा कि मौर्यकालीन प्रशासन में कौन कौन से किस प्रकार के कर लिए जाते थे। अभी बहुत सारी चीजें मौर्यकाल प्रशासन की बची हुई है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम अशोक के पूरे शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, स्तंभलेख, इन सारे अभिलेखों के बारे में भी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।